हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का पहला दिन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग। आइए हम जानते हैं पहले तरंग किसे कहते हैं। किसी भी कंपनी या हलचल या विक्षोभ से उत्पन्न ऊर्जा का स्थानांतरण ही तरंग कहलाता है। किसी भी कंपनी या हलचल विक्षोभ से ऊर्जा का स्थानांतरण ही तरंग कहलाता है। आइए हम जानते हैं जिस प्रकार अगर हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर यहीं कहीं बीच में लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है तो उसमें पानी में हलचल उत्पन्न हो जाती है। और आइए हम जानते हैं तरंग की स्थिति को जानते हैं। तरंग कैसे चलता है, कार्य कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा जो बीच का लाइन है ये हमारा माध्य हो गया, और ये जो है नीचे का भाग ये गर्त हो गया, और इसे ऊपर की भाग को श्रृंग कहते हैं। इसे ऊपर उठा हुआ भाग को हम श्रृंग कहते हैं, नीचे झुके हुए भाग को हम गर्त कहते हैं। ये हमारा जो बीच की लाइन है इसे हम माध्य कहते हैं। आइए हम जानते हैं इसमें आयाम होता है। आयाम आइए हम जानते हैं आयाम किसे कहते हैं। आयाम तो हमारा जो कंपन है, हमारा एक कंपन आयाम किसे कहते हैं। तो माध्य के स्थिति में अधिकतम, यहाँ माध्य के स्थिति में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। हमारा एक कंपन कहाँ पूरा होता है, यहाँ, या एक तरंग हमारा यहाँ पूरा होता है। तो यहाँ से माध्य से अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी या तो ये होगा या तो ये होगा। अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। आइए हम जानते हैं, मान लो ये हमारा 7 मीटर दूर है और ये हमारा 8 मीटर दूर है। तो हमारा आयाम कितना हुआ, ये वाला भाग हमारा आयाम हो गया, ये हमारा आयाम हो गया 8 मीटर दूर। इसी प्रकार हम देखते हैं ये हमारा एक कंपन कहलाता है या एक तरंग। इतनी दूरी को हम कंपन कहते हैं या तरंग कहते हैं। आइए हम जानते हैं आवर्तकाल किसे कहते हैं। आवर्तकाल हम किसे कहते हैं। ये जो हमारा एक कंपन है इसको पूरा करने में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। ये इतना जो दूरी है इसको पूरा करने में लगा समय को तो हम यहाँ कह सकते हैं एक कंपन को पूरा करने में लगा समय। एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। हमारा एक कंपन यहाँ तक होगा, यहाँ तक हमारा एक कंपन पूरा होता है। तो एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं। एक सेकंड में चला गया तरंगों की संख्या या कंपन को हम आवृत्ति कहते हैं। इसे कहते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक कंपन इतना होगा। तो एक कंपन करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को आवृत्तकाल कहते हैं। लेकिन एक सेकंड में लगा कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और ये हमारा जो एक कंपन होता है ये लगभग कुछ मतलब 1 नैनोमीटर कह सकते हैं। 1 नैनो सेकंड में इतना समय पूरा हो जाता है। एक सेकंड में लगभग हमारा 100 आवर्तकाल एक आवृत्ति में लगभग हमारा 100 आवर्तकाल होता है।
आइए हम देखते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या। एक सेकंड में कंपनों की संख्या मतलब एक सेकंड में ये कंपन कितनी बार होता है, और जितने समय में एक होता है, एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन एक सेकंड में कितनी बार होता है, ऐसे ये तो लगभग एक माइक्रो सेकंड में हो जाता है। इसी प्रकार एक सेकंड में कितनी बार होता है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आइए हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी, तो हमारा एक आवर्तकाल यही हुआ, एक कंपन ही एक आवर्तकाल हुआ। इसी दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक आवर्तकाल में चली गई दूरी, एक आवर्तकाल में चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा बीच का जो भाग है इसे हम माध्य कहते हैं। ये ऊपर उठा भाग को हम श्रृंग कहते हैं, नीचे झुका हुआ भाग को हम गर्त कहते हैं। और एक माध्य से सबसे दूरीतम बिंदु को हम लोग आयाम कहते हैं। हम माध्य से सबसे अधिकतम दूरी को हम लोग आयाम कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक कंपन में लगा समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकंड में लगा समय को आवृत्ति कहते हैं। और ऐसे जैसे हमारा विद्युत कार्य करता है वो लगभग एक सेकंड में 50 बार ऐसे चलता है, उसी प्रकार यहाँ कहा गया एक सेकंड में चली गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तरंगदैर्घ्य एक आवर्तकाल में चली गई दूरी, मतलब यहाँ तक की चलने में जो दूरी लगी है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं तरंग के प्रकार। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है यांत्रिक तरंग। नंबर एक है यांत्रिक तरंग। नंबर एक है यांत्रिक तरंग और नंबर दो है विद्युत चुम्बकीय तरंग। नंबर दो है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। आइए हम जानते हैं यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम अगर यांत्रिक तरंग की परिभाषा लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं वह तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। माध्यम में क्या क्या हो जाएगा, माध्यम में होगा ठोस, द्रव, गैस। हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग वह तरंग होते हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। आइए हम जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के एग्जाम्पल जान, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे प्रकाश तरंग,
प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, परावैगनिक तरंग। परावैगनिक तरंग हम देखते हैं, हमारा यहाँ है विद्युत चुम्बकीय में प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, परावैगनिक तरंग। आइए हम देखते हैं प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग तो वो तरंग होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से आते हैं या अन्य प्रकाश से, जिस मतलब प्रकाश जैसे लाइट हो गया या अन्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, उन्हें हम प्रकाश तरंग कहते हैं। रेडियो तरंग वह तरंगे होते हैं जो इसका इस्तेमाल हम अधिकतर वहाँ चिकित्सालय में करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, इस सब में करते हैं। और जो हमारा परावैगनिक किरण है, ये हमारा सूर्य के प्रकाश से निकलती है, जो कि ओजोन परत की वजह से हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ये परावैगनिक तरंग होती है। आइए अब हम देखते हैं हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग इन्हीं समाप्त होता है। या आइए हम जानते हैं यांत्रिक तरंग के प्रकार। यांत्रिक तरंग के प्रकार। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। नंबर 2 है अनुदैर्ध्य तरंग। नंबर 2 है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। नंबर 1 है अनुप्रस्थ तरंग, नंबर 2 है अनुदैर्ध्य तरंग। आइए हम जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। वह तरंग जिसके माध्यम के कण उसके दिशा के लंबवत कार्य करते हैं, उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वह तरंग के माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा लंबवत दिशा कार्य करते हैं। वह तरंग जिनके कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कार्य करते हैं, उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लो ये एक लकड़ी खड़ा है, यहाँ रस्सी बांध देते हैं हम लोग, और रस्सी को बांध के हम लोग ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो ये इनके कण संचरण के लंबवत कार्य करेगा। जैसे ये रस्सी ऐसे ऐसे चलेगा तो इसमें कंपन ऐसे ऐसे होगा, ऊपर नीचे, ये लंबवत होगा। इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग उन्हें कहते हैं इसके तरंग के कण संचरण के दिशा में कंपन करते हैं। ये लंबवत कंपन करेंगे, और ये संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, संचरण की दिशा में कंपन करेंगे। जैसे ये होगा हमारा साउंड हो गया, साउंड से आवाज़ निकलता है, तो फिर ऐसे मतलब उसी जैसे ये मान लो हमारा साउंड है और यहाँ से आवाज़ निकल रहा है, ये आवाज़ निकल रहा है, तो हमारे संचरण की दिशा जो है, ये मतलब आवाज़ भी इधर जा रहा है और इसके कंपन की जो दिशा है वो भी इधर ही जाएगा, इधर ही। लेकिन जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, इसमें हम रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन इसमें लंबवत कंपन हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। आइए हम इसे समझते हैं। इसमें मेन यही उत्पन्न होता है कि हमारा क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तरंग कौन सा तरंग ध्वनि तरंग है, कौन सा तरंग प्रकाश तरंग है।
और ये हम बहुत बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। आज हम ऐसा ट्रिक बनाएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें कौन सा ध्वनि तरंग है, कौन सा प्रकाश तरंग है, यही आता है। तो हमारा ये अनुप्रस्थ हो गया, ये अनुप्रस्थ हो गया, ये प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है। ये जो हमारा अनुदैर्ध्य है ये ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है। तो हम याद करते हैं, अगर इसमें हम एक याद कर लें कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, दूसरा हमें वैसे याद हो जाएगा कि अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है। तो हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें कैसे पूर्वक बोलना चाहिए, धैर्य पूर्वक बोलना चाहिए। अब हम बोलते हैं क्या निकलता है, ध्वनि। ध्वनि कैसे बोलना चाहिए, धैर्य पूर्वक, धैर्य से अनुधैर्य। और हम बोलते हैं क्या निकलता है, ध्वनि, और ध्वनि निकलता है इसलिए ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, अनुधैर्य, हमें धैर्य पूर्वक बोलना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं अनुधैर्य। धैर्य मतलब धैर्य पूर्वक बोलना चाहिए, अनुधैर्य। जब हम बोलेंगे क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। तो ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होते हैं, अनुधैर्य तरंगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।